नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट में रविवार रात हंगामा हुआ, जब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को डिनर के लिए टेबल नहीं मिली। नाराज मंत्री जी ने फूड सेफ्टी टीम को बुला लिया, जिसने किचन से सैंपल लेकर जांच शुरू की। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, जिससे वीआईपी संस्कृति और सत्ता के दुरुपयोग पर बहस छिड़ गई। विपक्ष ने इसे अनुचित कार्रवाई बताया। कश्मीरी आदमी ने रिपोर्टर की कर दी बोलती बंद। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? हम तो आपसे बात करने आए। नहीं आप बोलिए। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी साहब ने भी बिहार से भाषण में कह दिया है अब तो आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये तो वो पीएम हाउस से भी बोल सकता दिल्ली से, बिहार जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, वहाँ उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। नहीं लगा हुआ नहीं तो उससे पहले कानपुर में उसको जाना था, तो फिर बिहार कैसे चले गए? उस दिन का तो कार्यक्रम रद्द किया ना उन्होंने के वोट बैंक। वोट बैंक के जी जी बिल्कुल, आप भी समझदार हो, हम भी समझ। लगता है कि यहाँ पे भी जो ये पहलगांव में जो घटना हुआ है ये भी वोट बैंक का है। लिसन, जब मैं वहाँ पे मणिपुर से 2 साल से चल रहा जब मेला, जब प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए, वो उस टाइम भी वैकेशन पे गए थे, उस टाइम वापस नहीं आए, तो इस टाइम वापस कैसे आ गए? ये पॉइंट है ना। फिर अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, फिर मोदी जी बिहार चले गए, ये क्या मसला है? तो वहाँ पे मतलब जो भाषण देना था वो पीएम हाउस से भी दे सकते थे। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का हाथ नहीं, इंडिया वालों ने करा है? पाकिस्तान तो पहले से ही कर रहा है ना, मेरे बोलने से क्या होगा? ये तो आपकी मीडिया चैनल बता रही है, रोज बता रही है। आज तो नया नहीं सुनना है ना, हम 35 साल 40 साल से सुन रहे हैं, 42 ईयर्स हो गए हम। जब 370 हटी कुछ बदलाव देखने को मिला। 370 से इससे लेना देना क्या है? अभी तो इलेक्शन नहीं है ना, प्रचार करोगे? कुछ लोगों ने कहा 370 हटने से यहाँ पर अमन चैन हुआ, विकास की रफ्तार बढ़ी और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, युवाओं के हित में बहुत सारे काम हुए। देखिए यहाँ पे जो हुआ सिर्फ पत्थरबाजी बंद हुआ है, बाकी जो कश्मीर पहले ऐसे था वैसे ही है, और कोई यहाँ पे नया चीज नहीं हुआ है। उतनी बर्फ गिर रही है, उतना ही सेफ लग रहा है। नहीं सेफ लग रहा है। जो दहशत है यहाँ पर, दहशत गर्दी जो हुई है वो दोबारा ना घटे, ऐसी घटना, उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए होम मिनिस्टर जो है ना, उनको सोचना चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स हुई है, ये न्यूज में नहीं आ रहा। आप जो जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे 3 किलोमीटर दूर पे कैंप है, आप जाओ। अगर आप पत्रकार, सच्चे पत्रकार हो, वहाँ पे जाना चाहिए आपको एक बार, वहाँ पे कैंप है। तो आज आतंकवादी आए कहाँ से? चूक जो हुई है उसको तो मान रहे हैं कि हमसे ये चूक हुई है। चूक हुई ना भाई, तो कश्मीरी को क्यों बदनाम कर रहा है इतने चैनलों पे? जी न्यूज, आज तक, आर भारत है। रूबी का लियाकत क्या कर रही थी परसों वहाँ पे? उसको तो कश्मीरी को बदनाम नहीं करना चाहिए ना। हमने यहाँ पे होटल, गाड़ी फ्री दिया है, उपकार नहीं किया हिंदुस्तान के लोगों के पे, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनी है। आपके अंबानी अडानी हिंदुस्तान के लोगों, सुनिए मेरी बात पहले। हिंदुस्तान और कश्मीर देश अलग है। हम बोल रहे वो हमारे भाई बहन है, पहले मेरी बात सुनो। जो आपके अडानी अंबानी साहब है, उसने फ्लाइट की टिकट कम कर दी, या यहाँ पे टूरिस्ट मर रहे, 40,000 की टिकट थी, आप उसमें कम कर दिया उसने, बताइए। वो भी तो इंडियन है। अब वो हिंदुस्तानी है कि हम हिंदुस्तानी है, ये मुझे बताओ, जिसने अपने घर छोड़ दिए, खाना। जातिगत जनगणना पर वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने हालिया वीडियो में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की जातिगत गणना के समर्थन पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसे कई लोगों ने अवमानजनक बताया। सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। आलोचकों ने उन्हें दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित बताया, जबकि समर्थकों ने इसे साहसिक पत्रकारिता करार दिया। इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मीडिया निष्पक्ष रह सकता है, या वह भी राजनीतिक ध्रुवीकरण का शिकार हो रहा है। Demand for reservations in the private sector is now fully on the agenda. This is not the socio-economic politics Modi had been voted for. That's why the only open, vocal and often furious criticism of the caste census has come from the BJP's most committed supporters, that is from the general category, Hindus from the general category. But it won't matter. Their anger won't matter. They will be like the all-sacrificing wife from the movies of 5 decades ago. Remember, मैं तुलसी तेरे आंगन की और मेरा पति सिर्फ मेरा है, stuff like that. They will keep kissing their ideological Mangal Sutra and voting for Modi. At least he's keeping the Muslims in their place. And for heaven's sake, who will we vote for? For that Pappu or some Lallu
Huh? That will be the view. Modi knows, therefore, that he's got the general caste base covered. The funny fact is, to guess what Modi will do next, all you need to do is read that Pappu's lips. Rahul Gandhi has lost most of the elections he has led his party in, failed to revitalize or rebuild the party, and yet he's the one setting the socio-economic agenda for the all-conquering Narendra Modi. Modi has been a curious case of learning from the loser. I will give you a quick list of 10 ideas. 10 ideas Rahul proposed and Modi adopted. In all honesty, I would say these 10 ideas of Rahul Gandhi's, most aren't even good ideas. We begin with caste census. Then the Nyay, which morphed into PM Kisan, free food grain in perpetuity for 80 crore people. Then Rahul Gandhi's internship promise of Pehli Naukri Pakki, first job assured, and Modi brought it in the 2024 budget. In the first Modi government, the Soot-Boot ki Sarkar Jai persuaded Modi to bury the land acquisition bill. Further on, the Ambani-Adani ki Sarkar campaign led to increased taxation on the rich, including dividends and capital gains, which are now at European levels. If you add it all up, this was to counter the Ambani-Adani Sarkar rhetoric. In the second Modi government, the farm laws met a similar fate. The free bus rides offered by the Congress in Karnataka, although it's copyrighted by Kejriwal, has now become a standard offer with the Modi BJP product, as with giveaways for women after Congress in Karnataka. Rahul taunted Modi on the PSUs. Modi government has discarded the idea of privatization and takes great pride in its PSUs. This year's budget allocated rupees 5 trillion, 5 lakh crore for further investment in the PSUs. I would go so far as to say that if Modi has taken nearly a decade picking up the thread on the first order for 36 Rafales, thank or blame Rahul for it. Because in spite of Rahul Gandhi's Rafale campaign, Modi had won a famous majority in 2019. Nothing stopped him from placing a repeat order, except that he was wary of Rahul once again making it an issue. This is therefore a most incredible story of a far-out loser setting the agenda for a strong ruler. The fact is, Rahul has nothing to lose playing the constant disruptor. Meanwhile, he's slicing Modi's socio-economic politics, dragging him away from Nagpur to Lohia. What's behind this incredible phenomenon? Could it be the fact that Rahul has been playing Main Hi Aam Aadmi, only I'm the common man, and it unsettles Modi, who sees himself as a common man, who came in from being a chaiwala from humble beginnings? It is counterintuitive, given the privilege Rahul Gandhi comes from. But Rahul's team has made great use of YouTube and Instagram, showing him with car mechanics, zardozi makers, weavers, a cobbler, farmers, truck drivers, a halwai, coolies, tailors, carpenters, potters, paint job workers, construction workers, railway trackmen. Most of them also would be from among the OBCs. And to add the aspirational tadka, he's also spent time on camera with UPSC aspirants in the capital's Mukherjee Nagar. Does it affect Modi? A perpetual loser like Rahul, the Pappu of our politics? Modi's, has been hailed as the conclusive victory of the post-1989 Kamandal over Mandal. That is Hindutva over caste. And now he's forced to embrace Mandal or embrace caste. Who's resetting whose politics? Who's winning this ideological battle? राजस्थान के राजसमंद जिले में दलित दूल्हे दिनेश मेघवाल की बारात को 170 पुलिस जवानों और ड्रोन निगरानी में निकाला गया। 2022 में उनकी बारात पर जातीय हमला हुआ था, जिससे इस बार सुरक्षा बढ़ाई गई। विशेष सुरक्षा घेरे में शादी शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन यह घटना जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ों को उजागर करती है। जो संविधान का मंदिर है, मैं उस पर आऊं और मेरा संविधान पर पूरा यकीन है। मैं ये मानता हूं कि ये देश संविधान से चलता है। तो मैं इस मंदिर पर आया, मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी बात सुनी जाए। क्या कसूर है हम लोगों का? हमारा कसूर ये है कि हम सच का साथ देते हैं और एक झटके में हमारी सालों की मेहनत एक झटके में ऐसे बंद हो जाए। हो सकता है कि अगर सरकार ये कहती कि ये राजनीतिक टिप्पणी ज़्यादा करते हैं, बंद कर दो, तो मैं शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ना आता। मेरा 4 PM यूपी चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है, तो मैं ये कहता कि हम उसी पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन जो लिखा गया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा गया। मैंने जानना चाहा क्योंकि ये एक मेरे माथे पर कलंक जैसा था कि मेरा कोई वीडियो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो
ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, क्या होगा। मैं आभारी हूँ कपिल सिब्बल साहब का, तला साहब का, मोहम्मद हैदर साहब का और उन सारी एडवोकेट्स की टीम का जिन्होंने मेरे लिए आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट की कि भाई ये बिल्कुल अवैधानिक है कि आप किसी का यूट्यूब चैनल बिना उसको नोटिस दिए, बिना उससे बात किए, बिना उसको बताए बंद कर दें। और न्यायालय ने कहा कि हम दूसरे पक्ष को भी सुन लें, उनका क्या कहना है। दूसरे पक्ष से यानी सरकार की तरफ से कोई हाजिर नहीं था। न्यायालय ने 2 हफ्ते का समय दिया। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये तत्काल इसको ओपन करना ज़रूरी है क्योंकि यूट्यूब पूरा ब्लॉक है। 1-2 वीडियो हो, 4 वीडियो हो, 10 वीडियो हो, अगर गलत हैं तो उनको रोक दीजिए, बाकी चैनल शुरू कर दीजिए। तो 2 हफ्ते की जगह अगले हफ्ते तक की सुनवाई का अदालत ने आदेश दे दिया। मुझे यकीन है कि संविधान सबसे ऊपर है, माननीय न्यायमूर्ति सबसे ऊपर है, वो मेरा दर्द समझेंगे। सरकार का पक्ष भी अगले हफ्ते आ जाएगा। अगले हफ्ते सुनवाई है और फिर ये तय हो जाएगा कि इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में आवाज़ें वैसे भी बहुत कम बची हैं। जो मीडिया का हाल है वो आप देख रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना लोगों ने बंद कर दिया है। हमने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी तो हमें सिखाया गया था कि जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है और जो सरकार छुपाती है वो खबर होती है। हम इस देश के लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। यही कारण था, सरकार को शायद यही तकलीफ होगी कि 1 साल से पॉलिटिकल कमेंटेटर में 4 PM नंबर 1 था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अंधविश्वास के चलते 5 युवकों ने बाघिन का शिकार किया। आरोपियों ने पत्नी को वश में करने के लिए तांत्रिक की सलाह पर बाघिन के पंजे, दांत और खाल निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन वन विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। यह घटना पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ वन क्षेत्र की है। अब वन विभाग इस मामले को अंग तस्करी से भी जोड़कर देख रहा है और तांत्रिक की तलाश जारी है। प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहा है, जिससे आगे और गिरफ्तारियां संभव है। Subscribe the Bahujan News and like this video.